नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 अब्बा। आपने पहले भाग में इस पाठ का वीडियो देखा। इस पाठ में शबाना आज़मी जी अपने बचपन का कोई किस्सा शेयर कर रही हैं आपके साथ। आप छोटे होते हैं तो अपने माता पिता को देखते हैं कैसे करते हैं। हमेशा आपको अच्छा लगता है, लड़के हमेशा अपने पिता की तरह करते हैं, कुछ जीवन में उनकी तरह करना चाहते हैं। ऐसे ही लड़कियां कॉपी कर लेती हैं थोड़ा थोड़ा अपनी माँ को। इस पाठ में शबाना जी अपने बचपन का वो किस्सा शेयर करती हैं जब वो उनके पिता उनको लगता था कि सबसे थोड़े अलग हैं। तो मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताकर इस पाठ का सार समझाऊंगी। आप अपनी अपनी पेंसिल निकाल लें और तैयार हो जाएं कठिन शब्दों को रेखांकित करने के लिए। कोई भी आपको शब्द का अर्थ समझ नहीं आए, किसी वाक्य का नहीं समझ आए, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर लिखकर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले पाठ की वीडियो आपको मिल जाए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। वे कभी दूसरों जैसे थे ही नहीं। यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग हुआ है, वो अपने पिता के लिए कर रही हैं कि वे कभी दूसरों जैसे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन बचपन में यह बात मेरे नन्हे से दिमाग में समाती नहीं थी। नन्हे मतलब छोटे से दिमाग में, उनका जो मेरा दिमाग था उसमें यह बात आती ही नहीं थी कि वो दूसरों जैसे नहीं हैं। कैसे वो अलग हैं। ना तो वे ऑफिस जाते थे, ना अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी इंग्लिश, और ना ही दूसरों के डैडी और पापा की तरह पैंट और शर्ट पहनते थे। जो उनके पिता हैं वो औरों के फादर की तरह, पिता की तरह पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, और ना ही वो कहलाते थे कि उनको बुलाया जाए पापा या डैडी। वो सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते, यही उनका ड्रेस कोड था एक तरह से कि वो सफ़ेद कुर्ता पजामा ही पहनते। और वे डैडी या पापा के बजाय अब्बा थे। डैडी, पापा या अब्बा फादर को ही बोलते हैं। बचपन में मुझे अपने माँ बाप की बेटी होने की वजह से कुछ अनोखे तजुर्बे भी हुए। जब वो छोटी थी उस समय के लिए बता रहे हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे उनकी बेटी होने का कुछ अलग ही, अनोखे मतलब एकदम यूनिक, अनोखे का अर्थ है यूनिक, तजुर्बे मतलब एक्सपीरियंस। मैंने बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो औरों से हटके था, अनोखा था। जिस अंग्रेजी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा दाखिला एडमिशन कराया जा रहा था, वहाँ शर्त थी मतलब कंडीशन थी क्या, कि वही बच्चे दाखिला पा सकते हैं जिनके माँ बाप को अंग्रेजी आती हो। ऐसा स्कूल इंग्लिश मीडियम तो था ही, लेकिन वहाँ पर यह शर्त थी, कंडीशन थी कि उन्हीं बच्चों को दाखिला मिलेगा, एडमिशन मिलेगा जिनके पेरेंट्स को, माँ बाप को अंग्रेजी आती हो, इंग्लिश आती हो। मेरे माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए मेरे दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए मशहूर शायर, फेमस जो थे शायर, सरदार जाफरी की बीवी सुल्ताना जाफरी मेरी माँ बनी। अब जैसे किसी नाटक में, आपने टीवी सीरियल में आपने देखा हो, कैरेक्टर बना के, डमी कैरेक्टर बनाकर ले जाते हैं, ऐसे ही इनके साथ यह सच में हुआ। जब उनका एडमिशन नहीं होने के लिए यह शर्त थी कि अंग्रेजी आनी चाहिए माँ बाप को, पेरेंट्स को वो आती नहीं थी, तो एक डमी पेरेंट्स के तौर पे लेके जाया गया ये दिखाने के लिए कि अंग्रेजी आती है। तो जो सुल्ताना जाफरी थी वो उनकी माँ बनी। अब्बा के एक दोस्त, जो उनके फादर थे, उनके एक दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना मेरे अब्बा बने। वो पिता बनकर वहाँ पर गए, कहाँ पर, स्कूल में जहाँ एडमिशन के लिए उनको जाना था। दाखिला तो मिल गया, मतलब दाखिला मैं बार बार बता गई हूँ,
एडमिशन तो मिल गया, मगर कई बरस बाद, बरस मतलब ईयर्स, सालों के बाद, मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। कक्ष मतलब जो उनका रूम था, कमरा, उसमें बुलाया। उन्होंने कहा, कल रात एक मुशायरे में मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा। मुशायरा क्या होता है? शायरों की जो महफिल होती है, जो शायरों का प्रोग्राम होता है, जहाँ अलग अलग अपने शायर अपनी शायरियाँ पेश करते हैं, उसे मुशायरा बोलते हैं। तो प्रिंसिपल बोलती हैं उसको कि कल रात एक मुशायरे में मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा, मतलब तुम्हारे फादर को देखा। वह उन अब्बा से बिल्कुल अलग लग रहे थे जो पेरेंट्स डे पर स्कूल आते हैं। अच्छा, क्यों लग रहे थे? प्रिंसिपल ने ऐसा कहा क्योंकि उनका एडमिशन के लिए जो गए थे, उनके माँ बाप को तो अंग्रेजी आती नहीं थी। तो जो सुल्ताना जाफरी थी वो माँ बन के गई थी और नारायण सक्सेना उनके अब्बा बनकर गए थे। और अब पेरेंट्स मीटिंग में भी तो वहीं आएंगे ना। प्रिंसिपल ने इसलिए कहा कि जो मुशायरे में मैंने देखा वो तुम्हारे अब्बा से बिल्कुल अलग लग रहे थे जो पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं। एक पल को तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मतलब एकदम वो घबरा गई कि अब तो पता चल गया इनको। मैंने जल्दी से कहानी गढ़ी मतलब एक कोई स्टोरी उन्होंने फटाफट से तैयार की। पिछले दिनों टाइफाइड होने की वजह से अब्बा अचानक इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। वे मान गई और मैं बाल बाल बच गई। उन्होंने ये एक बहाना बनाया कि अब्बा को टाइफाइड हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी वीक हो गए हैं। अब्बा को छुपा कर रखना अब ज़्यादा दिन मुमकिन न रहा, क्योंकि अब वो ये मुशायरे में कहीं भी दिख ही जाते हैं, इसलिए अब उनको छुपाना मुमकिन ना रहा। मुमकिन का अर्थ है पॉसिबल नहीं रहा। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया। वो अब फिल्मों के लिए गाने वगैरह लिखने लगे थे। एक दिन मेरी एक सहेली ने क्लास में आकर बताया, मैंने तुम्हारे अब्बा का नाम अखबार में पढ़ा है। अच्छा, जब आप छोटे छोटे बच्चे कुछ नई चीज़ महसूस करते हो, नई चीज़ देखते हो, तो आकर जल्दी से जब क्लास में आते हो अपने दोस्तों को ज़रूर बताते हो, अरे ये ऐसा हुआ था। ऐसे ही उसकी एक फ्रेंड ने भी आकर झटपट बताया कि मैंने तो तुम्हारे अब्बा का नाम पढ़ा है अखबार में। बस उस पल के लिए बाजी पलट गई। जहाँ शर्मिंदगी थी वहाँ गौरव आ गया। शर्मिंदगी थी मतलब जो मुझे एम्बेरसमेंट लगती थी, वहाँ पर अब गौरव आ गया। वहाँ पर अब मैं प्राइड थी, मुझे प्राउड था, क्योंकि 40 बच्चे थे क्लास में, 40 मगर किसी और के डैडी या पापा का नहीं, मेरे अब्बा का नाम छपा था अखबार में। अब यही चीज़ जो अब तक उसको अलग लगती थी, औरों के पापा डैडी हैं, मुझे अब्बा कहना पड़ता है। और सबके पापा जो हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं, मेरे तो एकदम हमेशा कुर्ते पजामे में पहनते रहते हैं। तो उसको वो चीज़ अलग लगती थी, इसलिए अब यह चीज़ वापस अपोजिट हो गई। वो उनके लिए प्राउड हो गया अब ये कि 40 बच्चे हैं पूरी क्लास में, लेकिन किसी के पापा या डैडी का नाम तो नहीं आया अखबार में। अब मुझे उनका सबसे अलग तरह का होना भी अच्छा लगने लगा। अब मैं उस काले रंग की गुड़िया से भी खेलने लगी जो अब्बा ने लाकर दी थी। उन्होंने समझाया था कि सारे रंगों की तरह काला रंग भी बहुत सुंदर होता है। तब मैं 7 बरस की थी। 7 बरस, बरस फिर से बता रही हूँ, ईयर्स। वो 7 साल की, 7 ईयर्स की थी जिस समय की ये बात है कि अब्बा ने मुझे एक गुड़िया लाकर दी थी जो काले रंग की थी। लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया था, समझाया था कि जैसे सारे रंग बहुत खूबसूरत हैं, अलग अलग रंग, उसी तरह यह भी एक रंग है और यह काला रंग भी बहुत ही सुंदर होता है। उस उम्र में मुझे भी वैसी ही गुड़िया चाहिए थी जैसी मेरी सारी सहेलियों के पास थी। उम्र का अर्थ है एज में। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली, सुनहरे मतलब गोल्डन जो उसके बाल होते हैं और नीली नीली आंखें होती हैं, ऐसी गुड़िया मेरी सहेलियों के पास थी। मुझे भी वैसी ही चाहिए थी, लेकिन अब्बा ने लाकी कैसे दी? काली गुड़िया। अब्बा से मैंने यह पहला सबक सीखा। सबक सीखा मतलब एक लेसन मुझे मिला कि कामयाबी
दूसरों की नकल में नहीं है। नकल करना मतलब कॉपी करना, दूसरों को कॉपी करने में हमारी कामयाबी नहीं है, हम सक्सेसफुल नहीं हैं उसकी वजह से, बल्कि आत्मविश्वास में है। आत्मविश्वास क्या होता है? खुद पर अपना भरोसा रखना, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम कामयाब हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो दूसरे करते हैं हम उन्हें देखें, ओहो ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो बड़ा कामयाब है, चलो इसको कॉपी करते हैं। हमारी कामयाबी की वजह ये बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर खुद पर भरोसा है, खुद की मेहनत पर भरोसा है, वही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है। 9 बरस की उम्र में, अब वो 9 ईयर की हैं तब की बात कर रही है, उम्र यानी एज। 9 बरस की उम्र तक मैं अपने माँ बाप के साथ रेड फ्लैग हॉल में रहती थी, ये जगह का नाम है। वहाँ पर हर कॉमरेड परिवार को एक कमरा दिया गया था। एक कमरा यानी एक क्वार्टर मिल गया हर कॉमरेड फैमिली को। बाद में हमारे हालात थोड़े बेहतर हो गए, फिर हम लोग जानकी कुटीर में रहने आ गए। मतलब थोड़ी अब उनकी जो आर्थिक हालत थी, वो सिचुएशन थी, अच्छी हुई, तो अब वो लोग शिफ्ट कर गए जानकी कुटीर में, ये उनके घर का नाम रहा होगा। मगर अम्मी ने थिएटर में काम जारी रखा। अम्मी ये अपनी माँ को बुला रही हैं जो थिएटर में काम करती हैं। उनकी थिएटर में बहुत प्रशंसा होती थी, प्रशंसा यानी तारीफ। उन्हें भी अपने काम से बहुत प्यार था। मुझे याद है महाराष्ट्र स्टेट प्रतियोगिता के लिए वे एक ड्रामा पगली की तैयारी कर रही थी। महाराष्ट्र स्टेट प्रतियोगिता, प्रतियोगिता होता है कंपटीशन, तो वो तैयारी कर रही थी। उनको एक ड्रामा मिला था, एक प्ले था जिसमें वो रोल कर रही थी पगली की, उस ड्रामे का नाम था, तो उसमें वो रोल प्ले कर रही थी। और उन दिनों वे अपने रोल में इतनी खोई रहती थी कि आपसी बातचीत भी पगली के अंदाज में करने लगती थी। मतलब जो ड्रामा था पगली, उसमें वो रोल कर रही थी, तो वो उसी रोल को अपनी घर में उसी कैरेक्टर में इतना घुसी रहती थी कि उसी अंदाज में बात करती थी जैसा उनका रोल है। यानी वो पागल हैं तो वो उसी के अंदाज में बात करती हैं, कभी धोबी से हिसाब लेते हुए, कभी रसोई में खाना पकाते हुए। मुझे लगा मेरी माँ सचमुच पागल हो गई है। मैं रोते हुए अब्बा के पास गई जो अपनी मेज़ पर बैठे कुछ लिख रहे थे। मेज़ यानी टेबल पर। अपना काम छोड़कर वे मुझे समुद्र के किनारे ले गए, मतलब बीच पर लेकर जाते हैं। रेत पर चलते चलते उन्होंने मुझे समझाया कि अम्मी को कितने कम वक्त में, वक्त मतलब टाइम में, कितने बड़े ड्रामे की तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसे में हम सब का, परिवार के हर सदस्य का, हर सदस्य मतलब परिवार के हर सदस्य का, फैमिली के हर मेंबर का यह कर्तव्य है, कर्तव्य मतलब ड्यूटी है कि हम उनकी मदद करें। मदद करना यानी सहायता करना, हेल्प करना। अन्यथा वे प्रतियोगिता कैसे जीत पाएंगी? अन्यथा, अन्यथा का अर्थ है मतलब अदरवाइज वो प्रतियोगिता, कंपटीशन कैसे जीतेंगी अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो। बस फिर क्या था, मैंने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी अपने ऊपर ले ली। मतलब अम्मी की अब वो सब पूरी हेल्प करने लगी थी, क्योंकि पिता ने समझाया था कि हम परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम अम्मी की हेल्प करें। वो अकेली इतने कम समय में इतना ड्रामे की तैयारी कैसे करेंगी। बस जिम्मेदारी तो ले ली उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब जब अम्मी को महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो मैं ऐसे इतरा रही थी जैसे अवार्ड अम्मी को ने नहीं, मैंने जीता हो। कितनी खुश हैं वो, क्योंकि उन्होंने भी तो पूरी जिम्मेदारी उठाई थी, पूरी मदद की थी अम्मी की। तो महाराष्ट्र सरकार, गवर्नमेंट से उनको जो अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का, तो ये इतरा रही हैं जैसे अवार्ड अम्मी ने नहीं, खुद ने ही जीत लिया हो। अब्बा तब तक कलम कागज़ पर नहीं रखते थे जब तक कि डेडलाइन सिर पर ना आ जाए। मतलब इस लाइन का अर्थ है, क्योंकि इनके पिता लेखक भी थे, शायर भी थे और फिल्मों में गीत भी लिखते थे, तो काम तो होता था ना उनको लिखने का, लेकिन तब तक नहीं लिखना शुरू करते थे जब तक वो जो डेडलाइन दी गई है, जो तारीख दी गई है, वो उनको
बिल्कुल नज़दीक ना आ जाए तब तक तो लिखना ही शुरू नहीं करते थे। फिर फिजूल कामों में अपने को उलझा लेते थे। फिजूल काम क्या होते? काम तो सभी ज़रूरी होते हैं, यहाँ पर फिजूल इसलिए बोला गया जिन कामों की प्रायोरिटी पहले है, यानी उनको लेखन की प्रायोरिटी पहले है, वो उसको पहले करने की बजाय दूसरे काम पहले करने लग जाएं, इसलिए यहाँ पर फिजूल शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि अपनी मेज़ की सभी दराजें साफ करना, मेज़ यानी टेबल, दराजे उनकी ड्रॉर को क्लीन करना, कई खत जो यूं ही पड़े हों उनका जवाब देना। अभी खत तो उनको आते ही रहते होंगे, लेटर, लेकिन पहले से वो पड़े हुए हैं, तब नहीं देखा, अब उनके बैठ के जवाब देने लगते हैं, उनके आंसर करने लगते हैं। मतलब यह है कि जो लिखना है उसके अलावा और सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लिखने का कार्य डेडलाइन आने के जब तक सर पे नहीं होती तब तक नहीं करते। उधर यह सब करते हुए उनकी जो सोच थी, उनकी सोच जो लिखना है उसे भी चुपके चुपके लफ्ज़ों के सांचे में ढालती रहती है। यहाँ पर कुछ उर्दू शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग हुआ है क्योंकि उनकी जो परिवार है उसमें उर्दू ज़्यादा प्रयोग की जा रही है, और वो शायर हैं, शायरों की भाषा तो उर्दू लफ्ज़ों में ही होती है। तो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ मैं बताती हूँ आपको। जब यह सब काम कर रहे हैं, अब उनके अब्बा यानी अपनी दराज साफ कर रहे हैं, खतों के जवाब दे रहे हैं, वहीं पर वो उनका दिमाग चल रहा है जो उनको गीत या शायरी लिखनी है उसमें। तो वो काम बेशक उधर कर रहे हैं, लेकिन चुपके चुपके उनके पास जो लफ्ज़ जा रहे हैं वो अपनी अगली गीत या शायरी लिखने के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फालतू काम ही कर रहे हैं और उधर उनका लेखन नहीं हो रहा। फिर जब लिखना शुरू करते हैं तो भले घर में रेडियो बज रहा हो, बच्चे शोर मचा रहे हों, घर के लोग ताश खेल रहे हों, हंगामा हो रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कितना ही हल्ला गुल्ला हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पर खामोशी का हुक्म हो गया हो कि अब्बा काम कर रहे हैं। खासकर हम मम्मियों की आदत होती है कि बोल देती हैं, शोर मत करो, पापा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इनके यहाँ पर कोई हुक्म नहीं हुआ कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, अब्बा काम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। लिखते वक्त भी उनकी स्टडी का दरवाज़ा खुला रहता है। जो उनका रूम है, स्टडी रूम है उनका, उसका दरवाज़ा भी कभी ऐसे बंद नहीं होता, वो भी खुला ही रहता है। अब्बा को अच्छे खाने का बेहद शौक़ है। शौक़ मतलब उनको बहुत पसंद है अच्छे अच्छे व्यंजन खाना, अच्छे पकवान खाना, और उन्हें पूरा यकीन है कि अच्छा खाना सिर्फ उत्तर प्रदेश का होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर टेस्टी खाना, टेस्टी व्यंजन कहीं बनते हैं, स्वादिष्ट पकवान, और जो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश जिसको आप यूपी के नाम से जानते हैं। अम्मी जो थी, उनकी मम्मी उन्हें कभी हैदराबादी खाना नहीं खिला सकी क्योंकि उनको यूपी का पसंद था। घर में जब हैदराबाद की खट्टी दाल बनती है तो अब्बा के लिए अलग से यूपी की दाल होती है। टेबल पर खाना प्लेट में खुद नहीं निकालेंगे, ना बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। अम्मी को जाने कैसे पता चल जाता है कि उन्हें प्लेट में क्या और कितना चाहिए। पता नहीं ये जादू होता है कि कैसे अम्मी को पता चल जाता है कि उनको प्लेट में क्या चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। वो खुद से डाल देती हैं क्योंकि अब्बा तो खुद से लेते ही नहीं है, बताते भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। तो ये इनको, छोटी हैं तो बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं अम्मी को कैसे पता चल जाता है। अब्बा सिर्फ तब खाने की मेज़ पर यह कहते हैं उन्हें और चाहिए, मतलब और मांगते हैं तब जब मैंने कुछ अपने हाथ से पकाया हो। ये एक प्यारा सा रिश्ता होता है बाप और बेटी का कि बेटी ने पकाया है तो उसके अब्बा को बहुत पसंद आया है। वो तभी उसी वक्त बोलते हैं कि हाँ मुझे और चाहिए थोड़ा। वैसे नहीं बोलते हैं, अम्मी ही उनको परोसती है। खाना पकाने का फ़न आज तक मुझे नहीं आया है। यहाँ पर फ़न एक होता है सांप का, लेकिन ये वो नहीं है, फन नहीं है, फ़न नुक्ता वाला, यानी कि हुनर, जो कला है
वो अभी तक मुझे खाना पकाने की, कुकिंग की कोई कला मुझ में नहीं है। घर के बाकी लोग जहाँ तक हो सके मेरे बनाए पकवान से बच निकलने की ही कोशिश करते हैं। यानी जब बनाया है मैंने तो सब लोग भाग जाते हैं, खाना नहीं खाते। मगर अब्बा ऐसे मज़े लेकर खाते हैं जैसे अवध एक जगह का, शहर का नाम है, अवध के किसी शाही खानसामे द्वारा पकाया गया बेहतरीन खाना हो। किसका उदाहरण दिया उन्होंने कि अब्बा ऐसे मज़े लेकर खाते हैं जैसे कि अवध के शाही खानसामे, शाही मतलब रॉयल, खानसामे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है शेफ़ के लिए, कि ऐसे इतना मज़ा लेकर खाते हैं जैसे कि अवध के ही रॉयल शेफ़ ने खाना बनाया हो और यही सबसे बेहतरीन खाना है। सच कहूँ तो उनका यह लाड हर बार मेरे दिल को अच्छा ही लगता है। किसको अच्छा नहीं लगेगा? जब पिताजी ऐसे प्यार करेंगे तो हर बेटी को अच्छा लगता है। जबकि सब भाग गए उठ के टेबल पर से उसके खाने को कि अच्छा नहीं बनाती है, तो उन्होंने उस चीज़ को इस अपने लिए तारीफ से कम नहीं समझा कि वो इतना लाड करते हैं उनको। तो उम्मीद है आपको भी पाठ पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। नमस्ते।